वेलकम बैक डियर लर्नर। आज हम तारीख के एक अहम वाक़ये के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने तकरीबन 200 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया, 1757 से लेके 1947 तक। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानियों पे जुल्म किया बल्कि हिंदुस्तान के तमाम दौलत को लूट लिया। ज़रा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब भारत का हर कोना अंग्रेज़ों के दबाव में था। रियासतें छीने जा रहे थे, लोग अपनी ज़मीन और इज़्ज़त के लिए तरस रहे थे। सिपाही जो खुद मुल्क के महफूज कार थे, उनके दिल भी गुस्से और नाराज़गी से भर गए। 1857 का साल था जब एक छोटी सी चिंगारी ने एक ऐसी आग लगाई जो पूरे देश में फैल गई। 1857 की गर्मियों में भारत के एक सिपाही के दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए आज़ादी का संदेश था। इस बहादुर सिपाही का नाम था मंगल पांडे। जब इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया, इसकी इस दलेरी ने पूरे हिंदुस्तानियों को इंस्पायर किया। अगरचे इसके बाद मंगल पांडे को इसकी इस हरकत के लिए 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं था कि हिंदुस्तानी अब खौफ की वजह से खामोश बैठ जाएंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में बगावत की शुरुआत हुई। मेरठ के सिपाहियों ने खुले तौर पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, जो ऑफिशियली 1857 की बगावत की शुरुआत माना जाता है। अंग्रेज़ों ने फौज के लिए एक नई किस्म की बंदूक इनफील्ड राइफल मंगवाई। इस बंदूक के लिए एक खास किस्म के कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं से अफवाह फैल गई कि इन कारतूस में काव और पिग जैसे जानवरों के फैट का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काव हिंदुओं के मज़हब में रिलीजियस माना जाता है और पिग जैसे एनिमल को मुसलमानों के इस्लाम में ममनू करार दिया गया है। तो इस वजह से इन सिपाहियों ने इन कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इस नाफरमानी के लिए उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ये थी कुछ फौरी वजूहात जो 1857 के बगावत का अहम वजह माना जाता है। आप सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जो आज़ादी की सबसे पहली कोशिश मानी जाती है, वो क्यों और कैसे शुरू हुई? क्या इसके पीछे सिर्फ इनफील्ड राइफल के कारतूस में इन जानवरों के फैट का इस्तेमाल किया जाना था? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे जुल्म का एक सिलसिला था जो एक लंबे वक्त से चलता आ रहा था। तो आइए समझते हैं 1857 के बगावत के नस्बाब को, जो इस ग्रेट रिवॉल्ट की बुनियाद मानी जाती है। इस बगावत के असबाब को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला पॉलिटिकल रीज़न, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा सोशल एंड रिलीजियस रीज़न एंड चौथा मिलिट्री रीज़न। तो आइए रोशनी डालते हैं सियासी वजूहात पे। शुरू में अंग्रेज़ों का मकसद सिर्फ हिंदुस्तान में तिजारत करना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ की हुक्मरानी यानी पॉलिटिक्स काफ़ी कमज़ोर है, तो उन्होंने अपनी चालाकी के साथ धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया, जिसके मुताबिक हुकूमत ने गोद लेने और गोद लिए हुए बच्चे को अगला राजा या हुक्मरां बनने से रोक दिया और इसके रियासत को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके तहत जिन रियासतों को अपने कब्ज़े में लिया वो थे अवध, उदयपुर, झांसी, नागपुर, सितारा। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे को भी गद्दी का हक नहीं दिया गया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से बरहम हो गई और इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, उन पर भी मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया और इसके बहाने अवध को अंग्रेज़ी हुक्मरानी में शामिल कर लिया।
मुग़ल बादशाह की भी ज़बरदस्त बेइज्जती की गई। मुग़ल एम्पायर जो भारत का सिंबल था, इनकी शान को ब्रिटिश ने तोड़ दिया। लाल किला से निकालकर कुतुब मीनार शिफ्ट कर दिया गया, जिससे लोगों में नाराज़गी बढ़ गई। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल्स रीज़न। तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स रीज़न को, यानी क्या रहे होंगे मुआशी वजूहात। ब्रिटिश ने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह खोखला कर दिया। प्लासी की जंग के बाद हिंदुस्तान में तेज़ी से गरीबी देखी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान की दौलत को अपने मुल्क ले जाना, जिसे तारीखदा यानी हिस्टोरियन ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से बुलाते हैं। अंग्रेज़ यहाँ के सोना, चांदी, हीरे और बहुत से कीमती सामानों को अपने मुल्क भेजना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान, जिसे वो लोग सोने की चिड़िया समझते थे, उसे पूरी तरह कंगाल कर दिया। इससे यहाँ की इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर हुई। अंग्रेज़ों ने मालगुजारी के लिए ऐसे सिस्टम लागू किए जिनसे हिंदुस्तानी किसान बुरी तरह मुतासिर हुए। इसके तहत परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतवारी जैसे मालगुजारी के सिस्टम को लागू किया गया। परमानेंट सेटलमेंट के तहत ज़मींदारों ने किसानों से उनसे खून चूसने वाले टैक्स वसूल किए, और रॉयतवारी सिस्टम के तहत किसानों से इतना टैक्स लिया गया कि उन्हें अपनी ज़मीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों से कम कीमत पर खाम माल खरीदते और एक नया सामान तैयार करके उसे हिंदुस्तानी बाज़ारों में ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करते। हाथ से बनाए जाने वाले हिंदुस्तानी कपड़े और हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश सामानों को प्रमोट करने के लिए हिंदुस्तानी सामानों पर भारी टैक्स लगाया गया। तिजारत के साथ साथ अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के साथ नाबराबरी वाला सलूक किया। हिंदुस्तानी मुलाजमीन की तनख्वाहें यूरोपीय मुलाजमीन से काफ़ी कम। इससे गरीबी, बेरोज़गारी बढ़ी और हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई और इन्हें बगावत पर उकसा दिया। तो ये थी मुआशी वजूहात। अब आइए समझते हैं इस बगावत के पीछे के सोशल और रिलीजियस रीज़न को। ब्रिटिश जब हिंदुस्तान आए तो इसके साथ बहुत से क्रिश्चियन मैसेंजर भी आए। हिंदुस्तान में आकर इन्होंने अपने धर्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये उन जेलों में भी जाया करते थे जहाँ पे हिंदुस्तानी कैदी कैद थे। इन्हें आज़ादी का लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म को कबूल करने को कहते। इन ब्रिटिश मैसेंजर्स को अंग्रेज़ों के ज़रिए ख़ास सहूलतें दी गई, जिससे लोगों को लगा कि ब्रिटिश सभी को ईसाई बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश ने हिंदुस्तानी रस्मों और यहाँ के मजहबी तौर तरीक़ों को छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं था। बच्चों की शादी पर अंग्रेज़ों ने कानूनी पाबंदी लगा दी। बेवाओं को दोबारा शादी का हक दे दिया गया और सती के रस्म को कानूनन जुर्म करार दिया गया, जिससे यहाँ के लोगों को लगा कि ब्रिटिश इनके समाजी रस्म व रिवाज को टारगेट कर रही है। हालांकि ये बदलाव निहायत ज़रूरी थे, लेकिन हिंदुस्तानियों को लगा कि ब्रिटिश इनके पुराने रवायत को बदलना चाहती है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के साथ नाबराबरी का सलूक किया और उन्हें कमतर दर्जे का माना। हिंदुस्तानियों को इनकी काली रंगत की वजह से गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर हिंदुस्तानी मुलाजमीन से दूर ही रहते थे। मुख्तलिफ होटलों के बाहर नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियंस जैसे पोस्टर लगा डाले। दफ्तर से लेकर अदालत तक इनके साथ नाबराबरी का सलूक किया गया। लिहाजा हिंदुस्तानी इस नाबराबरी से तंग आ गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो ये थे मजहबी और समाजी वजूहात जो ग्रेट रिवॉल्ट 1857 का कारण बनी। अब आइए समझते हैं फ़ौजी वजूहात को, ये क्या रही होंगी। अंग्रेज़ी फ़ौजी कंपनियों में हिंदुस्तानी सिपाहियों की तादाद ज़्यादा थी। हिंदुस्तानी सिपाहियों को गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। एक ही काम के लिए अंग्रेज़ी सिपाहियों और हिंदुस्तानी सिपाहियों की तनख्वाहों में फ़र्क किया जाता था। अंग्रेज़ी सिपाहियों को काफ़ी ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती थी बनिस्बत
हिंदुस्तानी सिपाहियों। जुल्म तो ये था कि जंगों के दौरान हिंदुस्तानी सिपाहियों को आगे रखा जाता था, जिससे इन पर जानी खतरा बढ़ जाता था। इनके पास बहादुरी और बहुत सी ऐसी सलाहियतें होने के बावजूद उन्हें कभी प्रमोट नहीं किया गया, जिससे हिंदुस्तानी फौजी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत पर उतर आए। तो ये थे वो तमाम वजूहात जो द ग्रेट रिवॉल्ट 1857 का कारण बनी। इस जंग में तमाम भारतीयों ने एक साथ अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो किसान हो, सिपाही हो या राजा। 1857 की ये बगावत आज़ादी की पहली कोशिश मानी जाती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर ज़रूर करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।